हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा क्लासेस। आज हम सभी भारतीय संविधान और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के या तथ्यों का उल्लेख करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें वो कौन कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाता है, या दुनिया का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है और सरकारी दस्तावेज भी है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी है कि इसकी इतिहास की चर्चा करेंगे कि तो भारतीय संविधान बात हुई थी निर्माण की, तो वो हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि भारतीय संविधान के विषय में जो सबसे पहला कदम उठाया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को बताया गया था, जब हमारे संविधान निर्माण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है कि संविधान बनकर के तैयार कब हुआ, तो संविधान जब बनकर के संविधान को जब हम अंगीकृत किया, यानी कि जब हम अपनाए थे, तो वो तिथि था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी कि संविधान बनने की शुरुआत हुआ 9 दिसंबर 1946 को और बन करके लगभग तैयार या उसको अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसके बाद हमारा संविधान जो है वो देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो चुके थे, हमें आजादी मिल चुकी थी, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे अपने देश का एक अपना संविधान मिला था, अपने नियम और कायदों की किताब मिली थी, इसलिए भारत उस दिन का एक गणतंत्र बना था और इसलिए हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस 26 जनवरी या 26 नवंबर या 9 दिसंबर के अलावा भी हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रहा है। जैसे पहली बैठक, मैंने पहले बताया कि संविधान बनने की शुरुआत हुआ तो पहली बैठक तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी कि पहली बैठक के अध्यक्षता करने के लिए जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के ही एक महान विभूति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है कि आप 9 दिसंबर की बैठक का अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को ना संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो हमारे बिहार से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। लेकिन 2 दिन बाद ही संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो है वो अध्यक्ष मिल गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट मिल गया था और उस पद पे जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर को संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पढ़ा गया था, जिसको बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया। लेकिन फिर भी भारत में जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो संविधान का ऑफिशियल अंग नहीं है, उसे बाद में सम्मिलित किया गया। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर को पढ़ा था उद्देशिका प्रस्ताव, यानी कि इस संविधान सभा के गठन का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, या जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो इसके लिए उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को दिन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या उद्देशिका प्रस्ताव लाई गई थी। उसके बाद बोलते हैं कि संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने थे। तो जब 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक होती है तो उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, यानी कि जब कह सकते हो कि उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बाद में 1971 में बना, तो वो सभी एक देश थे, भारत का जाते थे। तो टोटल जो है वो 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, यानी कि संविधान सभा में 389 मेंबर चुन करके आए थे। उसके बाद कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो नए देश बने, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना, तो कुछ सदस्य जो थे ये प्रस्ताव लाया गया कि अगर हम चाहे तो साथ में संविधान बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की हम एक अलग संविधान बनाएंगे और भारत, तो इसलिए 90 जो सदस्य थे वो संविधान सभा को छोड़ करके पाकिस्तानी संविधान सभा में चले गए थे, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने के लिए वो लोग अलग हो गए थे, यानी कि वो का विभाजन हो गया था। तो संविधान सभा में भी जो 90 सदस्य थे, यानी 389 में से 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तानी संविधान सभा की ओर चले गए थे। तरीके से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने बच गए, तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो 299 मेंबर भारतीय संविधान सभा में बच गए थे। क्योंकि 90 सदस्य कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान के लिए अलग चले गए थे, कि उन्होंने बोला नहीं, हम अलग संविधान सभा का गठन करेंगे, हम अपना अलग संविधान बनाएंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूँ कि जो हमारी पुरानी संसद भवन है, जिसको नई संसद भवन बनने के बाद संविधान सदन का नाम दे दिया गया है, उसी संविधान सदन में या उसी पुरानी संसद भवन में एक हिस्से में पाकिस्तान का संविधान बनाया जाता था और दूसरे हिस्से में भारत का संविधान बनाया जाता था। क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उनकी कोई ऐसी ऑफिशियल बिल्डिंग नहीं थी जहां पे लोग इकट्ठे होकर के संविधान की रचना करें। तो आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में विभाजन था, तो उसी प्रकार से
कुछ समय के लिए जो है वो संविधान सदन को दो भागों में बांट दिया गया था कि एक तरफ पाकिस्तान की संविधान लागू बनाई जा रही थी और दूसरी तरफ भारत का संविधान बनाया जा रहा था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 मेंबर आ गए, लेकिन अंतिम रूप से जब संविधान बन करके तैयार हुआ तब हस्ताक्षरित यानी कि जो मूल संविधान की कॉपी है उस पर हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या सिर्फ 284 है। 15 सदस्य जो है वो कई कारणों से या अन्य कारणों से, जैसे किसी का निधन हो गया, कोई त्याग पत्र इस्तीफा दे दिए, कोई बीमारी की वजह से छोड़ दिए, तो अन्य ऐसी कारणें हैं जिसकी वजह से 15 जो सदस्य थे वो छोड़ करके वापस चले गए थे। तो जो मूल संविधान की आज भी हमारी प्रति रखी हुई है उस पर 284 सदस्यों का ही हस्ताक्षर है। इसके बाद आते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, कि हमारा संविधान में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाएगा, कौन कौन सी बातों को रखा जाएगा, उस संविधान का प्रारूप क्या होगा, तो उसका अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम जो है वो क्या भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है कि संविधान दिवस की बाद में हमारे देश की सरकार ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, तो वो 26 नवंबर के दिन रखा गया कि प्रतिवर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। आप सब जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसके अंतिम नीचे की ओर पंक्ति में लिखा हुआ है कि आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित करते हैं। तो ये लाइन लिखा गया और इसी वजह से 26 नवंबर को प्रत्येक दिन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है कि संविधान सभा का विघटन और अंतिम बैठक। तो जो अंतिम पहली बैठक 9 दिसंबर को था और अंतिम बैठक, हमारा संविधान तो स्वीकार 26 नवंबर को ही कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई और इसके बाद संविधान सभा को विघटन या कि उसको विघटित कर दिया गया कि संविधान सभा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अगले 2 दिन बाद हमारे देश में संविधान क्या था, लागू होने वाला था। तो 24 जनवरी के दिन कुछ जो चीजें बच गई थी वो संविधान सभा में छोटी मोटी चीजों को कार्य को कर करके और संविधान सभा का समाप्ति यानी कि उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। उसके बाद संविधान सभा या हमारे संविधान बनने में समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है, यानी कि लगभग अगर कहा जाए तो 3 वर्ष का समय लगा है। और इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, यानी कि लिखित रूप से भी सबसे बड़ा है और ऐसे तो सबसे बड़ा संविधान है ही। और आज जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 96 करोड़ क्या है मतदाता है। तो हमारा संविधान भी बड़ा है, हमारा देश भी लोकतांत्रिक है। और संविधान में कुल जो शब्द शामिल किए गए थे उस समय वो 1,45,000 से ज्यादा शब्द शामिल है, यानी कि भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 से ज्यादा शब्द शामिल किए गए हैं। इसके अलावा है कि संविधान सभा को या संविधान सभा में जो संविधान लिखी जा रही थी तो उसको 2 भाषाओं में लिखा गया था। जो मूल संविधान था उसको अंग्रेजी में लिखा गया था और बाद में उस संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। ये संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया था। उसके बाद आता है कि संविधान को अंग्रेजी में जो लिखे थे वो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, यानी कि एक कैलोग्राफर्स थे, सुलेखक थे, जिन्होंने अंग्रेजी में संविधान को लिखा था। तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। और हिंदी में हमारे संविधान को लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य ने जो है वो हिंदी में संविधान को लिखा था और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अंग्रेजी में संविधान को लिखा था। इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें 251 पेज या पृष्ठ शामिल हैं, तो 251 पृष्ठ हैं। उसके बाद हम आते हैं कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तब 14 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 448 से ज्यादा यानी कि 450 से ज्यादा क्या है अनुच्छेद हैं। और अब तक हमारे संविधान को 106 बार संशोधित किया जा चुका है, लेकिन टोटल जो संविधान संशोधन बिल है वो 129 बार पेश हुआ है, यानी कि 23 बिल ऐसे हैं जो आज भी संविधान संशोधन में अटके पड़े हैं या वो संसद में अटके पड़े हैं, पास नहीं हो पाए हैं। लेकिन 6 बार अब तक हमारे संविधान को संशोधित किया जा चुका है, बदलाव किया जा चुका है, उसके नियमों में अलग अलग शामिल किए जा चुके हैं। उसके बाद आता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान जब तैयार हुआ था
वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। और दुनिया में एक ब्रिटेन या इंग्लैंड ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है, अलिखित रूप से है, यानी कि उसकी कोई एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक परंपरागत संविधान है, परंपराओं के आधार पर संविधान आधारित है। तो ये हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट्स था कि ये क्या चीज है। आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय संविधान लिखने में 432 से ज्यादा पेन की नींव खिस गई थी, यानी कि उस समय इतना लिखा गया था कि 432 पेन की नींव जो है वो घिस गया था, यानी 432 पेन की नींव खत्म हो गया था हमारे संविधान लिखने में। तो ये समय लगा, ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। अब आपको भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, उसके तथ्य जो शामिल अनुच्छेद है, उसके मैं चर्चा कर लेता हूं कि भारतीय संविधान में ऐसे तो 395 अनुच्छेद है और वर्तमान में देखा जाए तो 450 से ज्यादा अनुच्छेद है। लेकिन हमें किन किन अनुच्छेदों के बारे में जानना चाहिए और किन किन अध्ययन करना चाहिए। तो पहला जो अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 1, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत एक राज्य से मिलकर के देश होगा, भारत एक स्पेशल देश नहीं होगा, इसलिए भारतीय गणराज्य कहा जाता है। और अनुच्छेद 1 से 4 तक जो भाग 1 में शामिल है वो भारत में केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली लागू है, भारत में अलग अलग स्तर पे अलग अलग सरकारें हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकारें हैं, राज्य स्तर पे अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी कुछ सरकारें हैं, और स्थानीय स्तर पे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था है, और अगर शहरी क्षेत्रों में कहा जाए तो नगर पालिका व्यवस्था है। तो हमारे देश में अलग अलग स्तर पे सरकार की व्यवस्था है या सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो इसकी चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसा होगा, उनके बीच में आपसी संबंध कैसा होगा, इसकी चर्चा किया गया है। और इसी के तहत अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 5 से 12 जो है वो नागरिकता, यानी कि हमारे देश में नागरिकता का क्या परिभाषा है उसकी उसमें बताया गया है, जो भाग 2 में शामिल है कि नागरिकता को शामिल किया गया है कि अनुच्छेद 5 से 12 तक ये जिक्र किया गया है कि हमारे देश में जो नागरिकताएं होंगी उससे संबंधित क्या तथ्य होंगे। उसके बाद आते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक बीच में जो है वो मूल अधिकार की चर्चा की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद संख्या 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 32 के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, और 52 से 61 पूरी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, राष्ट्रपति को शपथ कैसा होगा, राष्ट्रपति के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है और 52 से 61 तक पूरे राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद आते हैं कि अनुच्छेद संख्या 79 की अनुच्छेद संख्या 79 जो है वो संसद से संबंधित है कि भारत में एक संसद होगा जो संविधान की बात दूसरी सबसे सर्वोच्च संस्था होगी, और उस संसद में 80 जो है वो राज्यसभा का जिक्र है और 81 जो है वो लोकसभा का जिक्र है। और इसी 81 के क के अंतर्गत या 82 के अंतर्गत जो है वो मंत्रिमंडल का जिक्र है, और उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री का जिक्र है कि लोकसभा में जो सदन के नेता होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के लिए कोई हमारे संविधान में स्पेशल अलग से अनुच्छेद नहीं शामिल किया गया है, बल्कि यही शामिल किया गया है कि जो लोकसभा में सदन का नेता होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, और वो सत्ता में या राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का वास्तविक अधिकारी होगा। इसके बाद आता है कि अनुच्छेद संख्या 352 जो राष्ट्रीय आपात या आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है कि अगर हमारे देश में हो तो इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। और अनुच्छेद संख्या 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि अगर किसी राज्य की चुनी गई सरकार किसी कारणवश से गिर जाती है तो उस राज्य में कुछ समय के लिए जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसके बाद उसके बिहाफ पे वहां पे राज्यपाल जो है वो शासन करते हैं। और अनुच्छेद संख्या 360 जो है वो जिक्र है वित्तीय आपात का, यानी कि देश में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। अगर देश में कभी ऐसा सिचुएशन आए, देश जो है वो दिवालिया घोषित होने के कगार पे आ जाए, तो इस देश में वित्तीय आपातकाल भी लगाई जा सकती है। इसका प्रयोग आज तक हमारे देश में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपात का प्रयोग मुख्यतः 2 बार किया गया, एक 1975 में किया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उस राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा किए हुए 50 साल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है कि 50 साल हुआ था हमारे देश में इमरजेंसी लगाए हुए। 25 जून 1975 को हमारे देश में, 26 जून 1975
1971 को जो है क्या हमारे देश में आपातकाल की घोषणा उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो ये अनुच्छेद संख्या 352 के अंतर्गत ही लगाया गया था। और 395 अनुच्छेद जो है वो यह कहता है, यानी सबसे अंतिम अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद की बात कर लिए, सबसे अंतिम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो सबसे अंतिम अनुच्छेद में जिक्र है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में जितने भी अंग्रेजी शासन या उसके पहले जितने भी कानून को लागू किए गए थे, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये जितने भी अधिनियम होंगे वो संविधान में सम्मिलित हो जाएंगे और उनकी जगह पे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद देश में लागू हो जाएगा। ये अनुच्छेद संख्या 395 में उल्लेख है। और इसीलिए आज हमारे देश में एक ही कानून और नियम की किताब है, वो है भारतीय संविधान। तो ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण जो है उसके अनुच्छेद थे। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।